Hi guys, I'm a UPSC aspirant and I'm gonna share my journey of UPSC CSC of 3 years. So 2022 will be my fourth attempt. So I will say about my mistakes what I did in my second attempt and my third attempt because my first attempt was completely unprepared attempt because I gave just after my graduation. So first attempt was something which I decided in my final year of my college that I'm gonna do. I'm gonna go forward towards civil services, and I started preparing, but it was just 3 months of the exams. So whatever I tried to cover it out, but it was not possible overall. सो मैं अपने सेकंड और अपने थर्ड अटेम्प्ट के बारे में आपको बताऊंगी. मेरा सेकेंड अटेम्प्ट 2020 में था और मेरा थर्ड अटेम्प्ट 2021 में था. सो सेकेंड अटेम्प्ट में बिकॉज अगर इफ़ आई नो अबाउट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सो इट्स वेरी कॉमन. हर कोई आपको यही कहता है कि इट टेक्स 1 ईयर, आपको एक कंप्लीट ईयर देना है अपने एग्ज़ाम को. देन ओनली यू कैन नो अ ब्रीफ अबाउट द एग्ज़ाम कि एक्चुअली में कंसेप्ट क्या है, सिलेबस क्या है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको क्या करना है, आपको अपनी अप्रोच कैसी रखनी है एग्ज़ाम के टवर्ड्स. सो मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट मीन्स 2019 अटेम्प्ट के बाद आई गेव 1 ईयर फॉर माई एग्ज़ाम एंड देन आई ट्राई टू फिगर इट आउट. वेल, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली एंड आई डोंट हैव एनी मेंटोर एट दैट टाइम बिकॉज मेरी फैमिली से भी कोई भी किसी सिविल सर्विस या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है and I'm the one from my family who is preparing for civil service, so it was very tough for me to understand actually the way of exam. आई चूज़ लॉट्स ऑफ वीडियोज़ क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो होते हैं, हम उनको देखते हैं, उसके बाद में हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान आउट करते हैं कि हमारे लिए क्या वर्क करेगा और क्या वर्क नहीं करेगा. सो दिस टाइम आई गोटा से अबाउट माई मिस्टेक्स व्हाट आई डिड. सो अगर मैं बोलूँ तो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट जो होगा वो मैं उसे टेक्निकली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मानती हूँ क्योंकि मैंने एक साल प्रिपेयर किया. I did lots of mistake and after my completion of second attempt I figure it out कि ओके मैंने क्या गलतियाँ की और मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी. So if I will start with my first mistake, it was the NCERT. Of course हम कहते हैं UPSC के लिए बेसिक है NCERT. You should study about NCERT. You should रीड वेरी थॉरोली. आपको हर एक चीज़ स्पेशली फॉर जियोग्राफी, हिस्ट्री, यू हैव टू रीड NCERTs वेरी प्रॉपरली. सो मैंने NCERTs तो पढ़ी बट एक रिवीजन जो होता है आई डिडंट डिड अ गुड रिवीजन. आई रेड इट वंस, आई रेड इट ट्वाइस, बट जो UPSC के लिए जो अप्रोच चाहिए for the revision I didn't did that revision. So that one thing actually backfired me very badly क्योंकि जब कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे NCERTs की लाइन से, बट क्योंकि मुझे याद ही नहीं था क्योंकि मैंने ढंग से रिवीजन ही नहीं किया था, तो ऑफ कोर्स इट डिडंट वर्क फॉर मी. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिविजन्स. अगर आप NCERTs पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसे 3 से 4 टाइम्स रिवाइज करिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज. देन मेरा जो सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें मेरी सेकेंड मिस्टेक ये थी कि जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक मेरे लिए इकॉनमी था, एंशियंट हिस्ट्री था, क्योंकि मैं किसी कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं हूँ. आई नेवर रेड इकॉनमी और हिस्ट्री वॉज अ बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी व्हेन आई वाज इन माय 9th 10th एंड लाइक उसके बाद तो हिस्ट्री थी ही नहीं मेरी. सो ऑफकोर्स इकॉनमी जो थी वो मेरे लिए बहुत न्यू सब्जेक्ट था. उसका जो अप्रोच था वो मेरे लिए तो बहुत टफ था. सो वी टू मतलब मैं हमेशा भागती थी इकॉनमी से कि इफ़ आई कैन स्किप इकॉनमी, बट ऑफकोर्स इट कम्स अंडर GS3 कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है. इकॉनमी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पिलर. तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप इकॉनमी को बहुत अच्छे से समझें. स्पेसिफिकली अगर आप इकॉनमिक बैकग्राउंड से नहीं हैं, अगर आपका बेसिक इकॉनमी नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे से इकॉनमी में टाइम देना चाहिए. आई डिडंट डिड
मैं हमेशा भागती थी इकॉनमी से. सो ऑफ कोर्स इट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. एंड ऑफ कोर्स हम जैसे एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते. हम कहते हैं ओके यार कितना आएगा, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, ठीक है हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, हम गैस लगा लेंगे. बट हमको पता है कि गेम में रहने के लिए 1 या 2 क्वेश्चन ही काफ़ी होता है. ईदर वी गो आउट फ्रॉम 1 or 2 क्वेश्चंस, या वी आर इन द गेम और वी आर आउट द गेम. सो ऑफ कोर्स हमें एंशियंट हिस्ट्री जैसे चीज़ों को उतना ज़्यादा मतलब वो नहीं करना चाहिए. वी शुड एक्चुअली गिव इम्पोर्टेंस टू एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री. एंड जो सब्जेक्ट से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है उससे आप सबसे अच्छे से पढ़ो. मेक योर बेसिक वेरी प्रॉपरली फॉर दोज सब्जेक्ट्स. So this is my second mistake what I did. Then I will come to my third mistake, that was the current affair revision. I didn't did revision of current affair. I will say it very genuinely. मैंने monthly पढ़ा, but revision I didn't did revision. मैंने कोई revision नहीं की थी. मैंने एक चीज़ की भी revision नहीं की. आई रेड कम्प्लीटली. उसके बाद मैंने सबके ऊपर एक एक टेस्ट दिया और मुझे लगा कि इट्स इनफ, हो जाएगा, मुझे याद रहेगा एग्ज़ाम के टाइम में. बट आई शुड हैव, मतलब आई थॉट ओके आई विल सी PT 365. बट PT 365 इज़ वेरी कंसाइज. ओके, वो इतनी सारी चीज़ों को इतनी सी चीज़ों में डाल के देते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, तभी आपके लिए इतनी सारी चीज़ें वर्क करेंगी. अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो द थिंग्स कांट वर्क ऑन यू. सो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और थॉरो रिवीजन कीजिए ईच एंड एवरीथिंग. आपको हर मंथली करंट अफेयर का एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ मैंने नहीं की थी. Then I will come to my fourth mistake, that was test series. It's टेस्ट सीरीज़ कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स इट्स इन अ फॉर्म ऑफ MCQs. और बहुत लोग MCQs में क्या होते हैं, वीक होते हैं. एंड आई एम द वन ऑफ द पर्सन हु इज़ वेरी वीक इन MCQs. आई एम वेरी गुड इन आंसर राइटिंग, बट व्हेन इट कम्स टू MCQs आई एम वेरी वीक इन MCQs. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको MCQs में अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बना के रखनी है. मैंने कितने टेस्ट दिए थे, 20 से 25 टेस्ट, एंड आई थॉट ओके दिस इज़ इनफ. But no, you have to give at least 40 plus test. It's very important to give 40 plus test और उनका एक बहुत ज़्यादा deep analysis. Because the deep analysis will let you say that you are weak in which particular part, right? क्योंकि जब भी हम टेस्ट करते हैं हमें समझ में आता है कि ये सेक्शन हमारा वीक है या ये सेक्शन हमारा वीक है, और हम उस पर्टिकुलर सेक्शन को पकड़ कर बहुत अच्छे से उसके लिए फिर से प्रिपेयर करते हैं. क्योंकि इफ़ आई एम टेलिंग अबाउट जियोग्राफी, ओके, सो आई से ओके मेरा ओशियनोग्राफी वीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ओशियनोग्राफी को पकड़ूँगी, उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करूँगी ताकि आई कैन again do it very properly. So it's very important to have a thorough revision of everything, right? Then previous year, it was my fifth mistake. I didn't touch previous year. Actually मुझे इतनी सारी प्रिपरेशन में, क्योंकि NCERT, लक्ष्मीकांत, TD बासु, एंड देन आई स्पेक्ट्रम, उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, सब पढ़ते पढ़ते मैं प्रीवियस ईयर भूल गई कि मुझे प्रीवियस ईयर भी एक्चुअली करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर वेरी थॉरोली. आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को 3 से 4 टाइम रिवाइज करना ही है. इट एक्चुअली नीड्स अ 3-4 रिविज़न. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी सो मैशी, सो मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देती हूँ. Yeah, so I was talking about the previous year. So it's important to have at least 3 to 4 revisions of previous year. आपको बहुत अच्छे से previous year रिवाइज करना पड़ेगा
क्योंकि कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर से आते हैं, बट वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देते हैं या उनके पैटर्न को चेंज करके देते हैं। बट अगर आपने 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, पढ़े हैं, एनालाइज किए बहुत प्रॉपरली, तो आप उन क्वेश्चंस के पैटर्न को ईजिली समझ पाएंगे और बहुत ईजिली उन्हें बना पाएंगे। और प्रीवियस ईयर करने का फ़ायदा सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट यू विल नो द पैटर्न कि यूपीएससी एक्चुअली पूछता कैसे है, राइट? द वे दे आर framing the questions, the way they are giving the options, the way in which the mindset is about each and every question, and the way we have to make our mindset कि हमें किस वे में सॉल्व करना है, किस वे में सॉल्व नहीं करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द प्रीवियस ईयर्स very properly to know the pattern of the paper actually. So that was my fifth mistake. Then I will come to my sixth mistake. The sixth mistake was I was not prepared of mains. Now क्योंकि मेरा प्री नहीं निकला था, तो एक्चुअली मैंने पूरा साल तो था वो प्री ओरिएंटेड ही दिया। आई डिड आंसर राइटिंग्स ऑफ कोर्स, बट मेरा आंसर राइटिंग का जो अप्रोच था वो मेंस ओरिएंटेड नहीं था। मैं आंसर राइटिंग कर रही थी अपनी राइटिंग के आंसर्स ठीक करने के लिए, बट बात ये होती है कि आपको आंसर राइटिंग करनी होती है मेंस पर्सपेक्टिव से। यू हैव टू सेग्रीगेट इन GS1, GS2 and GS2. Okay, so I didn't. मैं बस सिंपल आंसर राइटिंग करती थी। आंसर राइटिंग आई रोड एटलीस्ट 300+ आंसर्स, बट नॉट इन द मीन्स ओरिएंटेड। सो यू शुड कीप एन अप्रोच कि आपको आंसर राइटिंग मीन्स ओरिएंटेड करनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मीन्स ओरिएंटेड अप्रोच, बिकॉज आप मीन्स ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे तभी आप प्रीलिम्स को भी क्लियर कर पाएंगे। सो don't look towards the one frame of the picture. You have to see the both frames. You have to go with prelims, because अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, राइट? सो आपको जो मेंस ओरिएंटेड चीज़ें करेंगे तभी आपको प्रीलिम्स एक बहुत शॉर्ट एंड ब्रीफ नॉलेज होगा कि ओके इफ़ यू आर डूइंग वन बिग टॉपिक, ओके, अगर आपको उस पूरे टॉपिक का नॉलेज होगा तो उसकी ही कुछ लाइंस प्रीलिम्स में भी आती हैं, राइट? तो अगर आपको पूरा नॉलेज होगा तो आप वो छोटे से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट प्रीलिम्स. Then I will talk about the 7 point later. First I will talk about the 8 point CSAT. CSAT हम सब बहुत हल्के में लेते हैं CSAT को, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड. बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर. सो CSAT इज़ समथिंग लाइक वी यूज्ड टू थिंक ओके यार मैथ्स ही तो है, हो जाएगा, बैकग्राउंड मैथ्स का है, इट्स नॉट वेरी टफ. बट नो, वी हैव टू डू इट. एक्चुअली वी हैव टू गिव टाइम टू CSAT. आपको एवरी डे 1 आवर दो. अगर हर रोज़ नहीं दे सकते तो इन एवरी 2 days आप 2 hours दो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको CSAT प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि CSAT इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ न्यू एंड ट्रिकी. इट्स लाइक व्हाट यू विल गिव यू विल गेट बैक. सो हमें CSAT में ऐसा नहीं होता कि यार हमें नहीं पता है. अगर हमें फार्मूला पता है, अगर हमें वे ऑफ सॉल्विंग पता है, तो ऑफकोर्स हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट गिव अ प्रॉपर टाइम टू CSAT. इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको CSAT में बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा. देन आई विल टॉक अबाउट माई 7th point, दैट इज़ माइंडसेट. हम क्या करते हैं, हमने बोल दिया कि ठीक है हम UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. हम क्या करते हैं, ओके वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, वी आर टेकिंग लॉट्स ऑफ टेंशन, लॉट्स ऑफ प्रेशर, वी आर एक्चुअली नॉट एन्जॉइंग द जर्नी. हम क्या करते हैं, प्रेशर आता है, टेंशन आता है, ठीक है, ईगो भी आ जाता है कभी कभार बीच में, क्या अरे यार ऐसे कैसे नहीं होगा, होकर ही रहेगा. सो योर अप्रोच, योर माइंड सेट, इट शुड बी चेंज्ड. आपको UPSC के लिए एक वाइड पर्सपेक्टिव चाहिए, ठीक है, काम माइंड चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हमेशा अपने आप को बहुत काम रखना है, अपने आप को बहुत स्टेबलाइज रखना है, कि बिकॉज इट्स नॉट अ समथिंग कि आपको एक बार में हर एक चीज़ अचीव हो जाएगी. इट्स अ सॉर्ट ऑफ
small small drops you have to collect to make one ocean. So UPSC is like you are collecting every single drop in every single second of your preparation. उसके बाद वो सारे ड्रॉप्स का जो रिजल्ट होता है वो आप अपने एग्ज़ाम्स में देते हो. तो अगर आपने बहुत अच्छे से अपने ड्रॉपलेट्स कलेक्ट किए हैं तो ऑफकोर्स आप क्वेश्चन भी उतने अच्छे से भर पाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करो. Don't pressurize yourself. Don't get so much of tense. Yeah, this is what I have to do. This is, it's okay. Just enjoy your journey. It's a very beautiful journey. And of course, well, Libasna का एक song भी है YouTube में. You might have heard this. That song, प्यार मंजिल से नहीं इस रास्ते से है मेरी जान. So of course you have to love the journey of UPSC. एंड व्हेन यू विल एंजॉय द जर्नी यू विल एंजॉय लर्निंग. क्योंकि अगर हम बहुत स्ट्रेस और प्रेशर से हर चीज़ लर्न करेंगे तो विल फिगर आउट ओके यार इट्स becoming very messy, it's becoming very oh my god, how I will do this is not happening. But if you be in a very calm mindset, then you can figure out each and everything. So just be calm and try to figure it out, try to make yourself enjoyable, try to live every moment. Then you will actually know what this preparation means. And this was my mistake of 2020, my second attempt. Well, the video is getting so long. So if you love my experience of 2020, then I will give my next video for my mistakes why did I did in 2021 attempt. So do like and subscribe, guys. See you. Bye.